हेलो स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 में। एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या दे रखा है? फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ, एक फंक्शन दे रखा है और यहाँ क्या बोल रहा है? फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई। इस फंक्शन के जितने भी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डोमेन पे आ जाते हैं। फंक्शन का डोमेन क्या? ऑल रियल नंबर। कैसे? क्योंकि एफ एक्स जो है लेस देन वन के लिए डिफाइंड है, ग्रेटर देन वन के लिए भी डिफाइंड है और वन पे भी डिफाइंड है। तो लेस देन वन के लिए डिफाइंड है, ग्रेटर देन वन के लिए डिफाइंड है, वन पे भी डिफाइंड है। तो कोई नंबर बचा क्या? रियल नंबर में कोई नंबर नहीं बचा। तो डोमेन क्या हो गया इस फंक्शन का? ऑल रियल नंबर। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हमने जैसा एग्जाम्पल 10 में देखा था कि सेम था ये फंक्शन, बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एग्जाम्पल 10 में सेम था, बट हमने यहाँ पे क्या किया कि वन पर एक्स्ट्रा डिफाइन कर दिया जीरो। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आओगे, एग्जाम्पल नंबर 10 में आओगे तो क्या था जो इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में हमने किया था, उसमें क्या था? वन को कहाँ इंक्लूड कर दिया था? इस फंक्शन के साथ, x+2 के साथ। तो हमने क्या देखा था कि फंक्शन जो है लेस देन वन के लिए क्या है? कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन वन के लिए भी कंटिन्यूअस है। पिछले एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, पिछले वीडियो में जाके देखो, एग्जांपल नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। हमने क्या देखा था कि फंक्शन जो है लेस देन वन के लिए क्या है? कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन वन के लिए क्या है? कंटिन्यूअस है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ थी एग्जाम्पल नंबर 10 में? कि वन पे वो डिसकंटिन्यूअस था। तो सेम लाइन पे ये भी जो फंक्शन होगा लेस देन वन के लिए कंटिन्यूअस होगा, ग्रेटर देन वन के लिए कंटिन्यूअस होगा। प्रॉब्लम कहाँ रही है? जिस पॉइंट पर ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है। किस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है? वन पे। वन पे क्या है? इसका वैल्यू जीरो। तो वन के लिए चेक कर लेते हैं। तो वन के लिए कैसे चेक करेंगे? वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, वन पे राइट हैंड लिमिट लेंगे, फिर क्या करेंगे? वन पे फंक्शनल वैल्यू लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमने लिया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वन माइनस एफ एक्स। अगर हमने ऐसे लिया तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वन माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा वन पे? x+2। तो ये क्या हो जाएगा? x+2। मतलब कि अगर हमने x इज टेंडिंग टुवर्ड्स वन माइनस, इसका मतलब क्या है कि हमें उस x को कंसीडर करना है जो कि वन से छोटा है। तो वन से छोटे के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है? x+2। तो यहाँ पे हमने फंक्शन डाल दिया। अब ये क्या हो गया? ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। मैंने क्या बोला था कि पॉलिनोमियल फंक्शन में हम क्या करते हैं? सीधे लिमिट पुट कर देते हैं। तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा? वन माइनस पे वन प्लस टू, क्या हो जाएगा? ये थ्री। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला हमें फंक्शन का? वन पे थ्री। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वन प्लस एफ एक्स। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वन प्लस, ग्रेटर देन वन के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? x-2। तो यहां क्या लिखते हैं? लिख लेंगे x-2। फिर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, लिमिट डायरेक्ट पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा? वन माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस वन। तो हमें यहां से क्या पता चला, क्या कंक्लूजन हमें मिला? कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वन माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वन प्लस एफ एक्स। मीन्स क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। इससे हमें क्या पता चला? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वन, मतलब वन पर फंक्शन का लिमिट जो है वो डिफाइन नहीं है। तो फिर हमें फंक्शनल वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बोला था कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा तो वो क्या होगा? उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल होने से क्या पता चला? कि फंक्शन जो होगा उस पॉइंट पर उसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। और लिमिटिंग वैल्यू का वैल्यू जो उसका फंक्शन का लिमिट होगा ना उस पॉइंट पे, अगर उस पॉइंट पे जो फंक्शन का लिमिट है अगर वो उसके फंक्शनल वैल्यू के साथ कॉन्साइड कर जाए, मीन्स उस पॉइंट पर जो लिमिट है अगर वो वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू सेम आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस हो जाता है। बट यहाँ तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया, तो फंक्शनल वैल्यू की तो हमें जरूरत भी नहीं है। ऐसे फंक्शनल वैल्यू वन पर क्या है? जीरो है, वो भी इक्वल नहीं है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया। तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो पर फंक्शन क्या कंटिन्यूअस नहीं है। फिर हमने इससे पिछले एग्जांपल में देखा था लेस देन वन के लिए कंटिन्यूअस था और ग्रेटर देन वन के लिए कंटिन्यूअस था। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि वन के लिए ये डिसकंटिन्यूअस है। क्या बोल रहा है? फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिले? सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिला। वो क्या है? एक्स इज इक्वल टू वन, दैट इज वन। तो हम लोग क्या लिखेंगे? द फंक्शन हैव only one point of discontinuity, that is x is equals to वन। सिर्फ हमें एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिला, x इज इक्वल टू वन। तो ये बच्चों हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 11 सॉरी। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 में। ठीक है।
बच्चों आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 में। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या बोल रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और क्या बोल रहा है कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिफाइन करो। सबसे पहले फंक्शन में क्या गिवन है, एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स प्लस टू के इक्वल है। कब, इफ एक्स इज लेस देन जीरो। जब x का वैल्यू निगेटिव होगा तो हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, x प्लस टू से। और जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो y का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, माइनस एक्स प्लस टू से। ये आ रही है बात समझ में। तो ये तो हमारे पास फंक्शन गिवन है। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन के कंटिन्यूटी पर डिस्कस करना है। देखो ये नहीं पूछ रहा है कि ये बताओ कि फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि फंक्शन के कंटिन्यूटी पर डिस्कस करो। कंटिन्यूटी पर डिस्कस करने का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन के डोमेन जितने भी पॉइंट्स हैं ना डोमेन पे, उन सारे पॉइंट्स पर तुम ये डिस्कस करो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का डोमेन निकालेंगे। डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, डोमेन निकालने के लिए फंक्शन का डोमेन क्या होगा देख लो। यहाँ क्या बोल रहा है, लेस देन जीरो के लिए डिफाइंड है, ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइंड है। तो लेस देन जीरो के लिए डिफाइंड है, ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइंड है, किस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, जीरो पे। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो हमने इसके डोमेन को ऐसे लिखा, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने इस फंक्शन के डोमेन को लिखा डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसको हमने लिख लिया D1 यूनियन D2। तो D1 को हमने क्या डिफाइन कर लिया, D1 को हमने बोला कि द सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज लेस देन जीरो। ठीक है, ये तो हमने बोल दिया D1। एंड D2 को हमने क्या बोल दिया, द सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज ग्रेटर देन जीरो। ये हमने D1 और D2 डिफाइन कर लिया। ठीक है, ऐसे मतलब कर लिया हमने, D1 और D2 बोल दिया। मतलब D1 में क्या बोला कि सारे निगेटिव रियल नंबर्स आ गए और D2 में हमने क्या बोल दिया, सारे पॉजिटिव रियल नंबर आ गए। अब यहाँ पे हम लोग दो केस बनाएंगे। पहले केस में क्या करेंगे कि D1 से कोई रैंडम एलिमेंट उठा लेंगे, ठीक है, और उसके बाद चेक करेंगे कि फंक्शन D1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। फिर केस 2 में क्या करेंगे, D2 से फिर कोई रैंडम एलिमेंट उठा लेंगे, फिर उस पर चेक करेंगे। तो यहाँ पे केस 1, हमने केस 1 में क्या माना, केस 1 में माना कि लेट C बिलोंग्स टू D1। अगर C हमने बोला कि D1 का एलिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है देन C क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। और मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी नंबर निगेटिव है तो उस नंबर के इमीडिएट नेबरहुड में जो नंबर्स होंगे वो भी निगेटिव होंगे। मतलब कि अगर उस नंबर से थोड़ा लेफ्ट जाओगे और थोड़ा राइट जाओगे, थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा राइट ये एक एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट है। मैथ्स में ये स्टेटमेंट नहीं होता है थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा राइट। मतलब समझना ये है कि कोई भी निगेटिव रियल नंबर उठा लो, उससे जस्ट तुम पहले देखोगे तो हमें निगेटिव नंबर ही मिलेगा और उसके राइट में देखोगे तो भी हमें निगेटिव नंबर मिलेगा। ये बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि अगर हमने C एलिमेंट उठा लिया D1 का, ठीक है, तो C पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो उसके लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लेने के लिए x प्लस टू ही डिफाइंड होगा। और C पर राइट हैंड लिमिट लेंगे तो उसके लिए भी x प्लस टू डिफाइंड होगा। क्यों, बिकॉज C के लेफ्ट में भी निगेटिव नंबर है और C के राइट में भी निगेटिव नंबर है। और यहाँ क्वेश्चन में फंक्शन में क्या दे रखा है कि निगेटिव नंबर के लिए देखो x इज लेस देन जीरो के लिए क्या डिफाइंड है, x प्लस टू। ऐसा नहीं करेंगे कि C में अगर C का हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसके लिए x प्लस टू ले लेंगे और C पर अगर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसके लिए माइनस एक्स प्लस टू ले लेंगे। ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज C के लेफ्ट में भी निगेटिव नंबर है, C के राइट में भी निगेटिव नंबर है। हाँ, जीरो के लेफ्ट में निगेटिव नंबर है और जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर है। तो अगर जीरो पे हमें लिमिट निकालना होता ना, तो जीरो पर लिमिट निकालना होता तो लेफ्ट हैंड लिमिट, जीरो पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते उसके लिए एक्स प्लस टू फंक्शन लेते और जीरो पे जो राइट हैंड लिमिट लेते उसके लिए माइनस एक्स प्लस टू फंक्शन लेते। ठीक है, बट हमने क्या लिया है, C बिलोंग्स टू D1, तो C क्या होगा हमारा निगेटिव। तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया C पे, ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लो, हमने ऐसे बोल दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि लिमिट लिया x इज टेंडिंग टुवर्ड्स C माइनस। अगर C माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट लिया तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी हमें क्या मिलेगा, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स C माइनस। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी क्या डिफाइंड है, x प्लस टू। तो ये क्या हो जाएगा, C प्लस टू। अगर हम राइट हैंड लिमिट लेंगे x इज टेंडिंग टुवर्ड्स C प्लस, तो C के राइट हैंड साइड पे भी निगेटिव ही नंबर है तो उसके लिए क्या फंक्शन डिफाइंड होगा, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स C प्लस, यही सेम फंक्शन डिफाइंड होगा x प्लस टू। तो ये क्या हो जाएगा, C प्लस टू। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स C माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू
लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी प्लस एफ एक्स। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल हो गया, सी प्लस टू के। ठीक है, ये भी तुम लिख सकते हो, या तुम डायरेक्ट ऐसे लिख लो कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डायरेक्ट निकाल लो, एफ एक्स। ये क्या होगा, हमें पता है ना कि सी के लेफ्ट पे और सी के राइट पे दोनों पे निगेटिव नंबर है, तो उसके लिए एक ही बार में कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एक्स प्लस टू। डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो सी प्लस टू, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो तुम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बना के ऐसे भी लिख सकते हो। अब फंक्शन का वैल्यू सी पर क्या होगा, सी क्या हमारा निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर के लिए फंक्शन हमने क्या डिफाइन किया, एक्स प्लस टू, तो एफ ऑफ सी क्या होगा, सी प्लस टू। ठीक है, इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन, तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू से क्या बोल सकते हैं, ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, फंक्शन जो है सी पर कंटिन्यूअस है। तो यहां से हमें क्या इंप्लाई हुआ कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन जीरो। हमने क्या प्रूव कर दिया कि फंक्शन सी पर कंटिन्यूअस है। सी क्या हमारा कोई रैंडम एलिमेंट है विच इज निगेटिव, कोई रैंडम निगेटिव रियल नंबर है, और हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन सी पर कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन जो है सारे निगेटिव रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई बात नहीं है, इसको मान लिया हमने, चलो इक्वेशन ए मान लिया। ठीक है, अब हम लोग केस टू बनाते हैं, सेम लाइन पे क्या करेंगे, केस टू बनाएंगे। तो केस टू हमारा क्या होगा, देख लो, केस टू में आते हैं, लेट सी बिलोंग्स टू डी टू। अब बोलोगे कि यहाँ भी सी यूज़ किया, यहाँ भी सी यूज़ किया, बट यहाँ जो सी है वो डी टू का एलिमेंट है, मीन सी यहाँ पॉजिटिव है, देन क्या हो जाएगा, सी इज ग्रेटर देन जीरो। तो फिर वही तुम एक तो ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी माइनस एफ एक्स। अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लेते हो तो उसके लेफ्ट में और राइट में पॉजिटिव ही मिलेगा, तो सी माइनस के लिए क्या करेंगे हम लोग, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सी माइनस के लिए यूज करेंगे माइनस ऑफ एक्स प्लस टू, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी प्लस टू। ठीक है, ये हो गया हमारा बच्चों पेज नंबर आई थिंक 19, पेज नंबर 20। सी माइनस हो गया, अब आ जाओ सी प्लस पे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी प्लस एफ एक्स। सी पर अगर राइट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी प्लस एफ एक्स, सेम मिलेगा माइनस एक्स प्लस टू, सेम फंक्शन मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी प्लस टू। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी प्लस टू। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी प्लस टू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी क्या होगा, सी पॉजिटिव है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड होगा, माइनस एक्स प्लस टू, तो एफ ऑफ सी क्या होगा, माइनस सी प्लस टू। इसको हमने फोर्थ मान लिया, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 3 and 4 लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डेट क्या हो गया, यहाँ पे एक हमने इक्वेशन क्या माना था, एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डेट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। ये क्या इंप्लाई करेगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया सारे पॉजिटिव रियल नंबर पे, इसको हमने बी मान लिया। अच्छा, एक बात और बता दूं कि जैसे मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकाला, तुम चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल लेते, क्यों, बिकॉज हमें लेफ्ट और राइट की जरूरत नहीं थी। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अक्सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, उनको हमेशा ये कन्फ्यूजन होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, या डायरेक्ट लिमिट कहाँ निकालें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब निकालते हैं,
जिस पॉइंट पर फंक्शन अपने डोमेन को चेंज कर रहा हो, या अपने डोमेन को नहीं, अपने डेफिनेशन को चेंज कर रहा हो। तो सी प्लस पे फंक्शन अपने डेफिनेशन को चेंज नहीं कर रहा है, आ रही बात समझ में? या सी माइनस पे भी नहीं कर रहा अपने फंक्शन अपने डेफिनेशन को चेंज। क्यों? क्योंकि अगर हमने सी को पॉजिटिव बोला है ना, अगर हमने सी को पॉजिटिव बोला है तो इसका क्या मतलब हो गया कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर के लेफ्ट में और राइट में दोनों में पॉजिटिव ही रियल नंबर है। तो सी माइनस पर अगर तुम मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे उसके लिए भी, और राइट हैंड लिमिट निकालोगे उसके लिए भी सेम ही फंक्शन यूज होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग जनरली कब निकालते हैं? जब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कोई दूसरा फंक्शन यूज हो रहा हो, राइट हैंड लिमिट के लिए कोई दूसरा फंक्शन यूज हो रहा हो, तब हम लोग करते हैं। बट यहाँ तो सेम है, बट फिर भी मैंने कर दिया ऐसे करके ना। तुम डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे, डायरेक्ट लिखते यहाँ पे ऐसे करके। चलो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट तुम क्या लिखते हैं कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, और एफ एक्स का सीधे वैल्यू क्या डालते हैं, माइनस एक्स प्लस टू। तो ये क्या हो जाता है, माइनस सी प्लस टू। तो भी आंसर हमारा करेक्ट होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्ट लिमिट निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है कि सी के लेफ्ट में और राइट में एक ही फंक्शन यूज हो रहा है, तो डायरेक्ट लिमिट निकाल लिया। ऐसे भी कर सकते हो थोड़ा सॉल्यूशन को बड़ा बनाने के लिए, ठीक है। अगर मान लो ये क्वेश्चन अगर 6 मार्क्स का आ जाए या 4 मार्क्स का आ जाए तो इतने स्टेप्स लिख सकते हो, ठीक है। अब फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से हमें क्या पता चला, फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से क्या पता चला, यहां हमने क्या बोल दिया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, और यहां हमने क्या बोल दिया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन जीरो। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन D1 यूनियन D2, और D1 यूनियन D2 को हमने क्या बोला, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन क्या हो गया, अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस हो गया। तो क्या मैं इसे कंटिन्यूअस फंक्शन बोलूंगा? तो बिल्कुल बोलूंगा। क्यों? फंक्शन अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस है। फंक्शन का डोमेन क्या है? फंक्शन का डोमेन है ऑल रियल नंबर लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो, मतलब सारे निगेटिव रियल नंबर, सारे पॉजिटिव रियल नंबर। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं फंक्शन का लिमिट जीरो पे। अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि जीरो पे लिमिट कैसे चेक कर सकते हैं फंक्शन का? जीरो देखो फंक्शन के डोमेन में नहीं है, जीरो जो है फंक्शन के डोमेन में नहीं है। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन का लिमिट जीरो पे चेक कर सकते हैं। ये मैंने कई बार बोला है कि फंक्शन के फंक्शनल वैल्यू का और फंक्शन का लिमिट का, इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। भले ही जीरो फंक्शन के डोमेन में नहीं हो, बट जीरो पर हम लिमिट जरूर चेक कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे और जीरो के राइट हैंड साइड पे फंक्शन डिफाइंड है। अगर जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता तो जीरो पर हम राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। अगर जीरो पे अगर मान लो कि राइट हैंड साइड पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता तो फिर हम जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर सकते थे। बट यहाँ तो जीरो के लेफ्ट पे और जीरो के राइट दोनों पे क्या है, हमारा फंक्शन का लिमिट डिफाइंड है। फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड डोमेन है ना जीरो के लेफ्ट और राइट में, तो हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन का लिमिट चेक कर सकते हैं जीरो के लेफ्ट में भी और जीरो के राइट में भी। ऐसे जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, बट फिर भी मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। चलो पहले इस क्वेश्चन को ना हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको क्या, अगर मैं बोलूंगा कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो बिल्कुल कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों? बिकॉज अपने डोमेन पे क्या है ये, पूरे अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस है। तो यहां हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x belongs to domain of f. This implies that f is a continuous function. हमने इसे क्या बोल दिया कि f हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों? बिकॉज डोमेन पे कंटिन्यूअस है। इसे हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं बोल सकते, ठीक है। इसके बाद आते हैं फंक्शन का, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। बोल रहे हैं ना कि फंक्शन के कंटिन्यूटी पे डिस्कस करो, तो हमने कर दिया। हमने बोल दिया कि फंक्शन जो हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब आते हैं जीरो पर लिमिट चेक करते हैं। मान लो कि अगर मैंने बोला इस फंक्शन का लिमिट देखो, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जीरो पर, तो क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस लेफ्ट हैंड, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो क्या होगा, निगेटिव नंबर होगा। निगेटिव नंबर के लिए क्या हमारा फंक्शन डिफाइंड है, एक्स प्लस टू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला इसका, टू, यहाँ जीरो पुट कर देंगे। अब अगर हमने राइट हैंड लिमिट निकाला जीरो प्लस पर, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस, जीरो प्लस के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, माइनस एक्स प्लस टू, तो ये क्या मिल गया, यहाँ जीरो पुट कर देंगे तो टू। तो देखो जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट कर गया। हमें क्या मिल गया, 21।
अब अगर मैं बोलूँ कि 0 पर लिमिट एग्जिस्ट किया, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। इससे हमें क्या पता चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ एक्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर गया और किसके इक्वल हो गया, 2 के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं एफ ऑफ 0 की बात करूँ तो एफ ऑफ 0 क्या हमारा, नॉट डिफाइंड। क्यों, बिकॉज 0 जो है फंक्शन के डोमेन में नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मैं ये बोलता हूँ कि क्या 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये बोलना मीनिंगलेस हो जाएगा। क्यों, बिकॉज 0 हमारा फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है। 0 जो है फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि हम 0 पे कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे। हम बात किस पे करेंगे कि जो भी पॉइंट या जो भी एलिमेंट फंक्शन के डोमेन में होगा। 0 तो डोमेन में ही नहीं है, तो उस पर कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की हम कोई बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, बट मैंने ऐसे दिखा दिया कि 0 भले ही फंक्शन के डोमेन में नहीं हो, बट 0 पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑब्वियसली बात है, एफ ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। तो एफ ऑफ 0 डिफाइंड नहीं होगा तो लिमिट को हम एफ ऑफ 0 के इक्वल कर ही नहीं सकते। अब आ जाओ इस फंक्शन के ग्राफ पे, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इस फंक्शन का। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक बार फिर से फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन हमारा क्या है, x प्लस 2 इफ x इज लेस देन 0 एंड माइनस एक्स प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 0, ये हमारा है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक बार हमने ऐसे ले लिया यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 और एक बार ले लिया y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2। सबसे पहले लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 को भूल के हमने क्या कर लिया कि इस लाइन का और इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद देख लेंगे कि ये लाइन कितने एक्स के लिए डिफाइंड है, वहाँ तक ग्राफ रखेंगे, बाकी हटा देंगे। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, 2 पॉइंट्स चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या होगा, एक्स को 0 किया तो वाई क्या मिल गया हमें 2, और दूसरी बार y को 0 किया तो x का वैल्यू क्या मिल गया, -2,0। 2 पॉइंट्स निकाल लिया। फिर x को 0 किया तो y क्या मिल गया 2, और फिर y को 0 किया तो हमें क्या मिल गया x का वैल्यू, फिर y को 0 किया तो हमें x का वैल्यू मिल गया 2। तो 0,2। x को 0 किया तो y 2, y को 0 किया तो हमें क्या मिल गया, x का वैल्यू 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया। इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, -2,0। इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, 2,0, और यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, 0,2। ये 3 पॉइंट ही है ना, -2,0, 0,2। तो पहला क्या कर्व जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 कहाँ से क्रॉस कर रहा है, 0,2 से लेके -2,0। ये 0,2, ये लाइन ऐसे जाएगा। अगर हम पूरे रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन कहाँ से जाएगा, ऐसे, और ये वाला जो कर्व है ये ऐसे पास करेगा, ये लाइन। ठीक है, अभी हमने x पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है, अभी तो हमने ऐसे कर्व ड्रॉ कर लिया। अब आते हैं कि ये जो x प्लस 2 0 पर फंक्शन डिफाइंड है क्या, तो नहीं है बिल्कुल। तो सबसे पहले 0 के क्रॉसपॉन्डिंग कर्व पर हमने ऐसे होल कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये वाला कर्व क्या है हमारा, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, और ये लाइन क्या हमारा, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2। तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 किसके लिए डिफाइंड है, लेस देन 0 के लिए डिफाइंड है, ग्रेटर देन 0 के लिए तो है नहीं डिफाइंड। तो लेस देन 0, यहाँ से यहाँ वाला ग्राफ क्या आ रहा है, ये आ रहा है ग्राफ, इसको रखा हमने, और ग्रेटर देन 0 और 0 के लिए हमने ग्राफ को हटा दिया। 0 पे तो ऑलरेडी हटा रखा हमने कर्व को, ये होल बना दिया है ऐसे करके, और ग्रेटर देन 0 के लिए भी हटा दिया हमने। ठीक है, अब ये जो है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2, ये क्या हमारा ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है, मीन्स यहाँ तक के लिए डिफाइंड है, लेस देन 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। तो लेस देन 0 के लिए कौन सा कर्व आ रहा है इसका, ये, तो उसको हटा दिया हमने। 0 पे तो ऑलरेडी हटा दिया हमने। तो फाइनल हमें ग्राफ कुछ ऐसा बन के चला है। इसको एक बार यहाँ पे फिर से बनाते हैं। ये हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा फंक्शन का। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा -2,0, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 2,0, और ये पॉइंट जहाँ पे होल किया हमने ये 0,2। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया हमारा ओरिजिन।
अब बच्चों तुम ऐसे देखो कि ये फंक्शन का कर्व है। अगर मैं ये कर्व दिखा के तुम्हें बोलूं कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस है, ये किस फंक्शन का कर्व है, इस फंक्शन का कर्व है। ठीक है, अगर मैं ये तुम्हें कर्व दिखाता और मैं पूछता कि बताओ कि ये फंक्शन जीरो पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो मैक्सिमम बच्चे क्या बोलते हैं कि जीरो पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो जैसे ही तुमने बोला कि जीरो पर डिसकंटिन्यूअस है, वहीं गलती हो गई तुमसे। क्यों? बिकॉज जीरो तो फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है। देख लो, कर्व ही नहीं है ना जीरो पे, तो जीरो की तो हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, जीरो पे तो हम कोई कमेंट ही नहीं करेंगे। अगर मैंने बोला कि बताओ फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, तो फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस है तो आप बोलोगे कि सर जीरो पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो हम जीरो पे तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे। हाँ, जीरो पर फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है ये बोल सकते हैं। जीरो पर फंक्शन का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? जीरो पर जो ग्राफ है ना, वो मतलब बीच में होल आ गया, टूट गया ना कर्व। तो ग्राफ का कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होना और फंक्शन का कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होना ये डिफरेंट चीज़ है। जैसे tan x फंक्शन है ना, वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, बट tan x फंक्शन का ग्राफ जो है एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? बिकॉज tan x जो है π/2 के ऑड मल्टीपल पे उसका ग्राफ टूट रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि tan x फंक्शन का ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो तुम बोलोगे कि tan x फंक्शन का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। बट tan x फंक्शन खुद में कंटिन्यूअस है, बिकॉज tan x फंक्शन जिस पॉइंट पर डिफाइंड है उस पॉइंट पर tan x क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो तुम बोलोगे बिल्कुल है। इस फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, तो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है किस पॉइंट पर, जीरो पे। यहाँ तक तो बात आई होप समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्यों ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है? बिकॉज इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए ना ऐसे गए यहाँ तक, यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमें पेन को लिफ्ट करना पड़ा, फिर ऐसे आए। तो किस पॉइंट पर हमें पेन लिफ्ट करना पड़ा? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग एक्स का वैल्यू क्या है? जीरो। तो जीरो पर इस tan x बोल रहा हूँ, इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, आई थिंक बात आ रही होगी समझ में। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या दे रखा है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई। ये हमारे पास फंक्शन है, इसके कंटिन्यूटी पे हमें क्या करना है? डिस्कस करना है। तो फंक्शन क्या गिवन है? एफ एक्स किसके इक्वल है? वाई के। मीन्स एफ एक्स क्या होता है? वाई। तो वाई किसके इक्वल है? एक्स के। कब? जब एक्स या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो के इक्वल होगा। फिर वाई किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर के। कब? वेन एक्स इज नेगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इस फंक्शन का डोमेन लिख लेते हैं। इसके डोमेन को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला बोल देते हैं व्हेन एक्स इज नेगेटिव, फिर क्या बोलते हैं व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, फिर क्या बोलेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। फंक्शन का डोमेन है, ऑब्वियस सी बात है, ऑल रियल नंबर है, क्योंकि फंक्शन सारे नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड है, सारे पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है और जीरो पे भी डिफाइंड है। तो डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। तो इसके डोमेन को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डोमेन ऑफ एफ क्या बोला हमने? D1 यूनियन D2 यूनियन D3। तो D1 को हमने क्या बोल दिया? द सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू R सच डैट x इज लेस देन जीरो। हमने D2 क्या बोल दिया? द सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू R सच डैट x इज ग्रेटर देन जीरो। और D3 क्या बचा? सिर्फ एक पॉइंट, जीरो। अब हम लोग तीन केस बनाएंगे, एक बार D1 पे चेक करेंगे, एक बार D2 पर चेक करेंगे, एक बार D3 पे। उसके बाद फिर हम लोग फंक्शन के कंटिन्यूटी पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फाइनली फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। या फिर एक काम करते हैं, पहले ना फंक्शन के ग्राफ को ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? एक तो जैसे y इज इक्वल्स टू हमारे पास एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, ये पता होगा सबको। स्क्वायर फंक्शन बोलते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक में पढ़ा होगा। फिर y इज इक्वल्स टू एक्स का कर्व कैसा होता है? इसे हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, ऐसा होता है ना। ये हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स का कर्व है। तो ये वाला कर्व कहाँ किसके लिए हम लोग लेंगे? कहाँ से कहाँ तक डोमेन के लिए लेंगे? माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो तक। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो के बीच में ये कर्व लेंगे और सारे पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ये कर्व लेंगे। तो फाइनल इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा? ग्राफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा? अगर मैं फंक्शन के ग्राफ की बात करूँ तो
सारे नेगेटिव नंबर्स के लिए क्या लेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या है, नेगेटिव के लिए पोर्शन है, तो ऐसे ले लिया हमने। और जीरो पर क्या है वैल्यू, जीरो पर जीरो है, इसका मतलब जीरो पर जीरो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद सारे नेगेटिव के लिए हमने ऐसे ले लिया कर्व। उसके बाद सारे पॉजिटिव रियल नंबर के लिए क्या गिवन है, सारे पॉजिटिव के लिए y इज इक्वल्स टू एक्स है, तो ये कर्व हो गया ऐसे। ठीक है, ये लाइन हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स का, सारे पॉजिटिव के लिए ले लिया y इज इक्वल्स टू एक्स, और नेगेटिव के लिए ले लिया हमने y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये फाइनल हमें क्या मिल गया, ग्राफ ऑफ एफ एक्स। ये एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ मिल गया। अब अगर मैं ग्राफ देख के बोलूँ कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मैंने क्या बोला, ग्राफ से तो हमें सब कुछ पता चल जाता है, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी दुनिया का हर कुछ ग्राफ से पता चल जाता है फंक्शन के बारे में। आगे तुम देखोगे एओडी में कि फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा ये सब देखोगे, तो उससे भी हमें पता चल रहा है कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है। माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फिर जीरो से लेके इन्फिनिटी तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ से ही पता चल गया। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ देख के तुम्हें बोलूं कि बताओ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, तो तुम क्या बोलोगे, ऑब्वियस सी बात है फंक्शन कंटिन्यूअस है। डोमेन क्या है फंक्शन का, ऑल रियल नंबर। पूरे रियल नंबर पे फंक्शन का ग्राफ कहीं ब्रेक हो रहा है, कहीं नहीं ब्रेक हो रहा है। देख लो यहाँ से बिल्कुल चला, कहीं कोई ब्रेक नहीं है, जीरो पे भी कोई ब्रेक नहीं है, जीरो के बाद क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, कहीं कोई ब्रेक नहीं है। इस फंक्शन के ग्राफ को तुम पूरे रियल नंबर के लिए तुम वन स्ट्रोक में ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से देखो ऐसे किया फिर ऐसे किया, हो गया ड्रॉ। इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। फंक्शन जो है पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, और फंक्शन का डोमेन क्या है, वो भी ऑल रियल नंबर है। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे फंक्शन को बोलेंगे एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है। फिर दूसरी बात, अगर मैं बोलूँ कि फंक्शन का ग्राफ क्या कंटिन्यूअस है, तो ग्राफ भी कंटिन्यूअस है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि ग्राफ का कंटिन्यूअस होना, फंक्शन का कंटिन्यूअस होना, बोथ आर डिफरेंट थिंग, ये दोनों अलग अलग बात है। इस केस में क्या है, फंक्शन का ग्राफ भी कंटिन्यूअस है और फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। अब इसको हम एनालाइज करेंगे तीन केस में, ये तो ग्राफ बना के बता दिया, अब इसको हम एनालाइज करेंगे तीन केस में। पहले तो डोमेन D1 पे करेंगे, फिर D2 पे करेंगे, फिर D3 जो एक पॉइंट जीरो है इस पे करेंगे। उससे भी पहले मैं बता दूं कि अगर हम लोग D1 का कोई एलिमेंट हमने उठा लिया, कोई भी C बोला कि लेस देन जीरो है, तो फिर अगेन इससे पहले वाले जो एग्जांपल में बताया था कि C के लेफ्ट हैंड साइड पे भी और C के राइट हैंड साइड पे भी, मतलब C पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ वो भी हम एक्स स्क्वायर से कैलकुलेट करेंगे, और C पर अगर हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो वो भी हम एक्स स्क्वायर से करेंगे। क्यों, बिकॉज C के लेफ्ट पे भी निगेटिव नंबर है, C के राइट पे भी निगेटिव नंबर है, और निगेटिव नंबर के लिए क्या डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर। अगर हमने कोई पॉइंट C लिया या हमने कोई रैंडम एलिमेंट C लिया और C को बोल दिया पॉजिटिव, तो C के लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और C पे राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन, ये y इज इक्वल्स टू एक्स वाला। क्यों, बिकॉज अगर हमने कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लिया तो उस पॉजिटिव रियल नंबर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में क्या मिल रहा है हमें, पॉजिटिव रियल नंबर। और पॉजिटिव रियल नंबर के लिए क्या डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे हमने पहले केस लिया वन, केस वन लिया। केस वन में हमने क्या बोला, हमने बोला कि इफ C बिलोंग्स टू D1, C अगर हमारा D1 का है, देन C क्या होगा, लेस देन जीरो, नेगेटिव रियल नंबर होगा। अब चाहो तो तुम डायरेक्ट ऐसे लिख लो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स C एफ एक्स। नेगेटिव रियल नंबर के लिए क्या डिफाइंड है भाई, नेगेटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड है एक्स स्क्वायर। तो x बिलोंग्स टू C, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट पुट कर देंगे C स्क्वायर। ठीक है, या तो फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स C माइनस, बट इसकी जरूरत है नहीं, ऐसे लिख लो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स C माइनस। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी क्या यूज़ होगा, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू C स्क्वायर। फिर तुम लिख लो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स C प्लस, C पर राइट हैंड लिमिट के लिए भी क्या यूज़ होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स C प्लस, क्या यूज़ होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख लिया। फिर यहाँ से क्या बोला, इसे फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, इसे सेकेंड इक्वेशन बोल दिया। लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू क्या मिला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स C माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स C प्लस एफ एक्स।
इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर गया, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। चाहो तो ये लिख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, चाहो तो एक सिंपल एक लाइन से भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। और फंक्शन का वैल्यू सी पर क्या होगा, सी हमारा क्या है, नेगेटिव रियल नंबर। तो नेगेटिव रियल नंबर के लिए क्या फंक्शन डिफाइंड है भाई, नेगेटिव के लिए एक्स स्क्वायर डिफाइंड है, तो ये हो गया सी स्क्वायर। इसको हमने बोल दिया थर्ड इक्वेशन, इसको हमने बोल दिया फोर्थ इक्वेशन। फिर यहाँ से हमने बोला फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 से हमें क्या पता चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू सी पर और फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू सी पर इक्वल है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। फंक्शन सी पर कंटिन्यूअस है, और सी हमने क्या लिया है, सी हमने तो लिया है कि लेस देन जीरो। तो फिर यहाँ से हमें क्या पता चला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन जीरो। तो फिर यहाँ से हमें क्या पता चला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन D1। मतलब D1 डोमेन पे फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूअस है। यहाँ तक क्लियर होगा, आई होप। इसको हमने ए इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं, फिर वही केस 2 ले लेते हैं। केस 2 हमने क्या माना था, व्हेन सी एक्स बिलोंग्स टू, केस 2 में हमने क्या लिया था, D2 में व्हेन एक्स बिलोंग्स टू आर एंड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसमें हमने क्या बोलेंगे, इफ सी बिलोंग्स टू D2 देन क्या हो जाएगा, c इज ग्रेटर देन जीरो। c क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। तो c पॉजिटिव होगा तो फिर उसके लिए एक लाइन में तो तुम ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स। हमें पता है ना कि पॉजिटिव रियल नंबर के लेफ्ट और राइट दोनों पॉजिटिव मिलेगा, तो इसका मतलब c के लेफ्ट हैंड लिमिट और c के राइट हैंड लिमिट को अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। कैलकुलेट तब करते हैं ना जब c के लेफ्ट पे कोई और फंक्शन मिल रहा होता, c के राइट पे कोई और फंक्शन मिल रहा होता। बट यहाँ पे c पॉजिटिव है तो c के लेफ्ट पे भी हमें क्या मिलेगा, कौन सा फंक्शन मिलेगा, एक्स, और सी के राइट पे भी कौन सा फंक्शन मिलेगा, एक्स। तो तुम चाहो तो डायरेक्ट एक लाइन में लिख सकते हो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, और यहाँ पे एक्स डालो और इसका वैल्यू क्या हो गया, सी। डायरेक्ट लिमिट आ गया। अगर तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल ये फर्स्ट केस में किया है। इसको तुम चाहो तो ऐसे करके भी लिख सकते हो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी माइनस एफ एक्स। तो ये किसके इक्वल होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी माइनस एफ एक्स, क्या लेंगे, एक्स, या वैल्यू क्या हो जाएगा, सी। फिर लिखेंगे लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी प्लस एफ एक्स। तो सी के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही फंक्शन है, सी प्लस एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये एक्स, ये हो जाएगा सी। यहाँ से हमें क्या पता चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी प्लस एफ एक्स। This implies that limit x is tending towards c, fx is equals to c। ठीक है, अब फंक्शन का वैल्यू c पर क्या होगा, c हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, y इज इक्वल टू एक्स। तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, c। इसको हमने मान लिया, a मान चुके थे, 3 4 तक आ गए थे, फिफ्थ इक्वेशन मान लिया, इसको हमने सिक्स्थ इक्वेशन मान लिया। यहाँ पे क्या लिखे, फ्रॉम 5 एंड 6। यहाँ से हमें क्या पता चला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। ठीक है, ये क्या बता रहा है, यहाँ से हमें क्या पता चला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। सी पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन अगर सी पर कंटिन्यूअस है तो दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। सी को हमने पॉजिटिव रियल नंबर माना, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन D2। D2 पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसको हमने बी इक्वेशन मान लिया। तो अभी तक हमें क्या पता चला, फंक्शन जो हमारा D1 डोमेन पे कंटिन्यूअस है, फंक्शन जो हमारा D2 डोमेन पे कंटिन्यूअस है। अब D3 पर आते हैं। D3 में कितने एलिमेंट है, D3 में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो क्या है, 0। केस 3 लेते हैं। अब आते हैं हम लोग एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर आते हैं। मान लेते हैं कि लेट c इज इक्वल्स टू 0, या c को 0 मानो, या सीधे तुम क्या करो, 0 पर लिमिट निकालो। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत पड़ेगी। अब तुम डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते हो,
आ रही बात समझ में? क्यों? बिकॉज सी के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ और फंक्शन है और सी के राइट हैंड साइड पे कुछ और फंक्शन है। सी के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा फंक्शन है? एक्स स्क्वायर, और सी के राइट हैंड साइड पे कौन सा फंक्शन है? एक्स। तो यहाँ हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत पड़ेगी। अगर मैंने बोला ना 0 माइनस एफ एक्स, तो निगेटिव रियल नंबर होगा। सी के अगर हम लोग 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो निगेटिव रियल नंबर होगा। 0 माइनस, निगेटिव रियल नंबर के लिए क्या डिफाइंड है? निगेटिव रियल नंबर के लिए देख लो एक्स स्क्वायर डिफाइंड है। देख लो निगेटिव रियल नंबर के लिए एक्स स्क्वायर डिफाइंड है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, सीधे लिमिट पुट कर देंगे तो 0 स्क्वायर इज 0। अब सी पर अगर हम लोग या मीन्स 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 0 के राइट हैंड लिमिट के लिए क्या डिफाइंड है? एक्स। फिर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सीधे वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो यहाँ से हमें क्या पता चला? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एफ एक्स क्या मिल गया हमें? इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है? फंक्शन का लिमिट हो गया डिफाइंड। अब इसको हमने मान लो 7th इक्वेशन बना लिया, काफ़ी ज़्यादा इक्वेशंस बन गए। और एफ ऑफ 0 क्या है? एफ ऑफ ज़ीरो के लिए क्या हम लोग करेंगे पुट? एफ ऑफ 0 फंक्शन का वैल्यू 0 के लिए क्या है? 0 के लिए एक्स है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 के लिए एक्स है तो इसके लिए क्या डालेंगे हम लोग? 0। एक्स की जगह 0 डालेंगे। इसको हमने 8th इक्वेशन मान लिया, तो फ्रॉम 7 and 8 क्या हो जाएगा? 7 and 8 लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ एक्स इज इक्वल्स टू f0। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। फंक्शन अगर 0 पे कंटिन्यूअस है इम्प्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन D3 डोमेन पे कंटिन्यूअस है। इसको हमने मान लिया, ए मान लिया था, बी मान लिया था, सी मान लिया। अब यहाँ पे हम क्या बोले? फ्रॉम ए बी एंड सी, ए बी और सी से हमें क्या पता चला? फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन D1 यूनियन D2 यूनियन D3, इसका मतलब डोमेन पर। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, बिकॉज D1 D2 D3 को मिला देंगे तो पूरा रियल नंबर मिल जाएगा। तो फंक्शन क्या हो गया? पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हो गया फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस। यही तो करना था हमें, यही तो प्रूफ करना था कि फंक्शन जो है, प्रूफ नहीं करना था, हमें डिस्कस करना था। तो हमने चेक कर लिया, फंक्शन क्या हो गया? अपने D1 पे कंटिन्यूअस है, D2 पे कंटिन्यूअस है, D3 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब डोमेन पे कंटिन्यूअस है। तो हम क्या बोल सकते हैं? एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। और ग्राफ से तो हमने पहले ही चेक कर लिया था कि फंक्शन जो आने वाला है वो हमारा कंटिन्यूअस आने वाला है। सॉरी, फंक्शन जो आने वाला हमारा कंटिन्यूअस आने वाला है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है काफ़ी डिटेल से समझाने की, तो ये तुम लोग फॉलो कर रहे होगे मुझे। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 13। अब बच्चों आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 14, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।